नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं ऋतु। आज हम बात करेंगे ईरान में आए भूकंप और उसके संभावित खतरे की। ईरान के शहर बुशहर में धरती कांपी, 4.2 की तीव्रता से भूकंप आया और पूरी दुनिया की सांस यहां रुक गई, क्योंकि बुशहर कोई आम शहर नहीं है। बुशहर वो जगह है जहां ईरान का सबसे बड़ा परमाणु बताया जा रहा है बिजली घर मौजूद है, जहां यूरेनियम जलता है और जहां से परमाणु ऊर्जा निकलती है। कल जब वहां धरती डोली तो सवाल उठा कि क्या ये भूकंप था या कुछ और ठीक इसी वक्त वॉशिंगटन में भी एक धमाका हुआ, लेकिन यह धमाका जमीन में नहीं बल्कि अमेरिकी संसद में एक बयान की वजह से हुआ, जिसने सबकी नींद उड़ा दी। CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ कांग्रेस के सामने खड़े हुए और उन्होंने जो कहा तो सुनकर पूरी दुनिया की रूह कांप गई। CIA के डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ ने कहा कि ईरान के पास इस वक्त 440 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60% तक एनरिच किया गया है और इसका कोई सिविलियन उपयोग नहीं है। इसका एकमात्र इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाना है। क्या कहा CIA डायरेक्टर ने, पहले आपको सुनवाते हैं, उस बात की गंभीरता को समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से ये बयान जो है यहां पूरी दुनिया के लिए बड़ी खतरे का संकेत है। सुनिए। Yeah, much has been made by some about a fatwa against the development of nuclear weapons. Notwithstanding the fatwa, what we know, and the intelligence community is in agreement on this, is that Iran possesses at least 440 kilograms of uranium enriched to weapons grade 60%, which doesn't have a civilian use. The only use for that would be the development of nuclear weapons. तो CIA के डायरेक्टर को आपने सुना। समझिए ये 440 किलोग्राम का मतलब क्या है। परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक एनरिच करना पड़ता है और ईरान 60% तक एनरिचमेंट हासिल कर चुका है। और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, कहते हैं कि 60 से 90% तक का जो सफर है तकनीकी रूप से बहुत छोटा कदम होता है, बहुत जल्दी अचीवेबल होता है। IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 440 किलोग्राम यूरेनियम 10 परमाणु बम बनाने के लिए बहुत काफी है। और अब वापस आते हैं बुशहर पर, उस भूकंप पर जिसको लेकर चर्चा की जा रही है कि ये भूकंप आया या लाया गया, और अगर ये आया तो यूरेनियम संवर्धन जिस जगह पर हो रही है वहां पर इस भूकंप के मायने क्या है। जिस दिन अमेरिकी संसद में CIA ने यह खुलासा किया, उसी दिन बुशहर में भूकंप आया। ये सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? हालांकि दुनिया के रक्षा विशेषज्ञ, ये एक्सपर्ट्स मानते हैं, संयोग मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इतिहास पहले से ही कई दफा इस चीज को दिखा चुका है। इतिहास गवाह बना है, जब किसी देश ने परमाणु परीक्षण किया हो तो धरती कांपती है। उत्तर कोरिया ने जब परमाणु परीक्षण किए थे तब भी भूकंप आए थे। पाकिस्तान ने जब 1998 में परीक्षण किए उस वक्त भी धरती हिली थी। तो युद्ध के इस दौर में बुशहर में जो भूकंप आया, क्या वो संदेश क्लियर है, मैसेज क्लियर है? क्या दुनिया एक और परमाणु युद्ध की तरफ बढ़ रही है? ईरान में आए ये झटके ऐसे समय पर महसूस किए गए जब देश के बीच पिछले 22 दिनों से ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव और सैन्य टकराव जारी है। 22 दिनों में ये तीसरी बार है जब ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसी वजह से इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी हो गई हैं। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पूरी तरीके से प्राकृतिक है, लेकिन मौजूदा युद्ध जैसे माहौल के कारण कुछ विश्लेषक इसे संभावित परमाणु परीक्षण से भी जोड़कर देख रहे हैं। आमतौर पर वैज्ञानिक भाषा में अगर इसे समझे, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर भूमिगत परमाणु परीक्षण किया जाता है तो उससे पैदा होने वाले झटकों की तीव्रता 4.5 रिक्टर स्केल के पैमाने पर आंकी जाती है, और या तो इससे अधिक भी हो सकती है। हालांकि अभी तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया जिससे साबित हो सके कि हालिया झटके किसी परमाणु परीक्षण की वजह से आए हैं। लेकिन आज का बड़ा सवाल ये कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने हमले किए, ईरान की परमाणु साइट्स को निशाना बनाया, लेकिन 440 किलोग्राम यूरेनियम अभी भी ईरान के पास मौजूद है। और CIA खुद कह रही है
ये हथियार बनाने के लिए जमा किया गया था। तो सवाल भी उठता है कि क्या ईरान परमाणु हथियार बनाने की कगार में अब आगे बढ़ रहा है? क्या बुशहर का भूकंप एक संकेत है? और अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो मध्य पूर्व का नक्शा कैसे बदल जाएगा? यही सवाल आज हम अपने जो खास मेहमान जोड़ेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर युद्ध के इस इंपॉर्टेंट पड़ाव पर इस भूकंप के मायने क्या है। मेरे साथ कनेक्ट है खास मेहमान ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय सर, कर्नल संजीत सिरोही सर और मल्लिका पांडे जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। सभी का स्वागत। और पहला सवाल आशीष सहाय सर आप ही से लेना चाहूंगी। ये भीषण बमबारी हम देख रहे हैं, लगातार बैक टू बैक फायर और काउंटर फायर जारी है, लेकिन इस बीच बुशहर में भूकंप के झटके महसूस होना, और ये कहा जा रहा है बुशहर में तो पहली बार हुआ लेकिन पूरे ईरान में ये दूसरी तीसरी बार हो रहा है। तो ये हम प्राकृतिक तौर पर ले या इसके पीछे कोई पेच है? तो ये 100% प्राकृतिक है। वेरियस इंफॉर्मेशन, ओपन सोर्सेज, सीक्रेट सोर्सेज, अगर आप देखेंगे जियोग्राफी का थोड़ा मोड़ा इंफॉर्मेशन आजकल सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। ये फॉल्ट लाइंस है, वहां पे ज़ाग्रोस करके जो पूरा रिज है, पठारी है, चट्टानों से भरा हुआ है। इराक, ईरान, टर्की के अक्रॉस आई बिलीव 1500 से 2000 किलोमीटर का एक रॉकी टेरेन है जिसमें बहुत कॉमनली ऐसे भूकंप आते रहते हैं। और ये 4.2 तो इन एनी केस इट्स अ वेरी लो स्केल। तो ये भूकंप को इस लड़ाई से देखना मेरे ख्याल से अ लिटिल टू फार फेच्ड होगा। भूकंप उस इलाके में बहुत रेगुलरली आते हैं, अभी लड़ाई है तो ज्यादा वो हाईलाइट हो रहे हैं। और ये 100% एस्टैब्लिश्ड है कि इट वाज अ ट्रेमर, जियोग्राफिकल ट्रेमर, नॉट अ एक्सप्लोजन रिलेटेड थिंग। तो वो तो एक बात। लेकिन जहां तक आप एक्सप्लोजन्स की बात करिए, उसके पहले अपने CIA डायरेक्टर देखें, इस बात को समझे कि इस वक्त अमेरिका एक डिक्टेटर के अंडर में चल रहा है। जो कोई भी ट्रंप की लाइंस को फॉलो करेगा वही वहां पे एग्जीक्यूटिव रोल में रहेगा। तो CIA डायरेक्टर कुछ अलग नहीं है। वैसे भी CIA मेरे हिसाब से दुनिया के सबसे मूर्खतापूर्ण इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है, जिसने जब जैसे अमेरिका का दिल आया उस हिसाब से रिपोर्ट्स प्रस्तुत करी। कभी CIA के डायरेक्टर कह रहे हैं कि 60% तक उन्होंने यूरेनियम को आगे कहा जाए तो एनरिच कर लिया है, 90% हो जाएगा और ये फासला भी जो है बहुत इजीली अचीवेबल है। ये तमाम कड़ियां साय सर जुड़ रही है, अब कनेक्ट हो रही है। रितु, ये वही CIA है जिसने इराक पे हमला करने से पहले बोला था कि इराक पॉजिटिवली पॉजेसेस वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इराक पे अंतरराष्ट्रीय हमले के पहले, इराक ईरान के बाद CIA ने कंफर्म्ड रिपोर्ट दी थी वहां की संसद को, जहां पे वो गप्पे नहीं मार सकते। प्रेस रिलीज में तो जब भी कभी बातें कर लेंगे, उसमें उन्होंने कंफर्म्ड रिपोर्ट दी थी। उसके बाद IAEA और 27 नेशन कोलिशन ने इराक के चप्पे चप्पे को छाना था उन मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स को पता लगाने के लिए, जिसमें बेबी मिल्क पाउडर्स के फैक्ट्रीज को बॉम्ब किया गया था ये बोल के कि वहां केमिकल वेपन डेवलप कर रहा है। ये CIA ही था। और 27 कंट्रीज ने 3 महीने तक नहीं हो रहा है क्या? सवाल इसके बाद ये खड़ा होगा कि अभी तो हम बात कर रहे थे कि चर्चाओं के जरिए, बातचीत के जरिए, राउंड द टेबल बैठकर इसको सुलझा लिया जाए, लेकिन अब अगर इन तमाम कड़ियों पर बात हो रही है यानी कि ये आगे विस्तार के रूप में जा रहा है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सिरोही सर आ रही हूँ उसके बाद आपके पास। मिडिल ईस्ट जंग को लेकर के इस बीच बड़ी खबर है, अमेरिका की ईरानी तेल खरीद पर 30 दिन की छूट। ग्लोबल मार्केट में 14 करोड़ बैरल तेल आएगा और भारत में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। समुद्र में मौजूद ईरानी तेल टैंकरों की खरीद के लिए पूरी तरीके से छूट। अमेरिकी ट्रेजरी मिनिस्टर स्कॉट बेसेंट ने इसकी घोषणा की है। 20 मार्च से 19 अप्रैल तक के लिए छूट दी गई है। सिरोही सर, इसको कैसे ले रहे हैं? यहाँ ये बड़ी छूट दे तो दी है, लेकिन क्या ये भी किसी दूसरे इरादे से है? क्या ये भी रणनीतिक पार्ट है डोनाल्ड ट्रंप का? नहीं, कोई इसमें रणनीति कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में है, क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से दुनिया में चारों तरफ से उनके ऊपर जूते पड़ रहे हैं और सारी दुनिया उनको कोस रही है कि उन्होंने लड़ाई करके पूरी दुनिया में एक जो है, कहाँ तो वो जो है शांति के मसीहा बनना चाहते थे और कहाँ उन्होंने पूरी दुनिया में उथल पुथल कर दिया है। जो देश एनर्जी के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है, खास तौर पर मिडिल ईस्ट की कंट्री जो है उनके ऊपर निर्भर हो, चाहे वो एनर्जी रिक्वायरमेंट चाहे गैस की हो, चाहे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल की हो, बाकी हो, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी समस्या है। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की मजबूरी भी है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल
और डोमेस्टिक प्रेशर है, तो उन्होंने ये जो 30 दिन की छूट दी है, तो मेरे को लगता है एक अच्छा कदम है। इससे जो है थोड़ी स्थिरता आएगी। जो स्टॉक मार्केट्स है दुनिया भर में जो लहूलुहान हो रही है, जो इन्वेस्टर्स है उनका करोड़ों बिलियन डॉलर जो है पैसा डूब रहा है, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी खबर है। और भारत के लिए तो और भी अच्छी खबर है, क्योंकि भारत की जरूरतें तो जो है वो मिडिल ईस्ट से आती है, खासतौर पर गैस का और जो ऑयल वगैरह है। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी खबर है और हमको इसको वेलकम करना चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जो गुरु कैप्टन साहब बता रहे थे कि देखिए अभी जो ये जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, उस तरीके से हमको लगता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट आ रही है, उससे साफ जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अब इसको, जैसे आज ही उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि दे आर थिंकिंग ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब वाइंडिंग डाउन, तो इसका मतलब ये है कि वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। और जल्दी मुझे लगता है 1-2 दिन में उनको बहाना मिल जाएगा कि हम जीत गए, और वो जो है सीज फायर पर बेशक ना शिरोई सर, करे, एक लेकिन तो बयान ईरान के अंदर खाने से भी आया ना। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म ये जंग आगे खिंच जाए, ऐसा ना हो कि ये जो एक तरह से सीज फायर हो ये टेम्पररी हो और ये वक्त मिल जाए दुश्मन को तैयारी करने का और पुरजोर तौर पर हमले करने का, वो कहीं ना कहीं जो बैकअप अभी खो चुके हैं वो बैकअप बनाने का। सवाल इस चीज का है कि आपने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब और इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं कि हमने ताबड़तोड़ हमले किए, इजराइल बोलता है मैंने 2000 टारगेट से ज्यादा हिट किए हैं, अमेरिका बोल रहा है हमने इतने टारगेट कर दिए, तो मुझे लगता है उससे जो है भारत को, ईरान को बहुत भारी क्षति पहुंची है। और उनके पास भी जो मिसाइल्स और ड्रोन्स का जो जखीरा है वो कोई अनलिमिटेड नहीं है। और उनकी अगर प्रोडक्शन अपनी भी हो रही है तो प्रोडक्शन इतनी फास्ट नहीं है, उससे जितनी फास्ट तरीके से जितना उनका एक्सपेंड कर रहे हैं, तो किसी ना किसी स्टेज पे तो ये जाके दोनों जो लड़ने वाले हैं उनको इस चीज का अंदाजा है कि हम कितने दिन और लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सीज फायर बेशक ना हो, लेकिन जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको जो है थोड़ी देर के लिए, चाहे कुछ भी हो, 2 दिन 4 दिन 6 दिन अब के लिए उन्हें इसको आदत सी हो गई है, ऐसा लगता है उनके बयानों से ये साफ होता है कि उन्हें आदत सी हो गई है अपने फेवर में चीज़ों को टर्न करने की और इस तरीके की बयानबाजी देने की कि पूरी दुनिया में एक अलग पर्सपेक्टिव जो चल रहा है वो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन हो पाए। और वो हमने कई दफ़ा देखा है डोनाल्ड ट्रंप के रवैये में भी। वापस आऊंगी सरोज साहब, मलिका पांडे जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर सामने आ रही है ईरान की टॉप मिलिट्री कमांड की यूएई को चेतावनी इस बीच सामने आ गई है। ईरानी द्वीपों पर हमले में मदद करने पर करारा जवाब मिलेगा। ईरान की सेना रास अल खैमा पर हमला भी करेगी। ईरान का दावा पिछला हमला यूएई की जमीन से हुआ था और ये कहा गया कि यूएई अगर इसी तरीके से अपनी जमीन देता रहेगा, अमेरिकी सैन्य बेसेस को आगे बढ़ाता रहेगा, वहां से हमले प्लान करवाता रहेगा, तो यूएई को भी बख्शा नहीं जाएगा। ईरान की टॉप मिलिट्री कमांड की यूएई को सीधे सीधे चेतावनी है, ईरानी द्वीपों पर हमले में मदद करने पर स्ट्रॉन्ग जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। मलिका पांडे जी, इस खबर को आप कैसे ले रहे हैं? और जो मैंने सवाल अभी सिरोही सर से पूछा कि एक भूमिका बनाना, डोनाल्ड ट्रंप तो माहिर है भूमिका बनाने में, चाहे वो क्रेडिट लेने की होड़ हो, उनके चीज़ें कोलैप्स होती हैं उसको लेकर बयान नहीं आता। पहलगाम में जब पाकिस्तान जो गीदड़ भपकिया दे रहा था, जिसने प्रमाण नहीं दिया, इतने विमान गिरा दिए, इतने जेट क्रैश करा दिए, उन तमाम जिक्रों को तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी जल्दी बोल दिया था लपकते हुए। बिल्कुल। नमस्कार रितु जी। एक अमेरिका में एक वर्ड यूज किया जाता है, टाको। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो आप देखिए कुछ उनके बयान अभी जो इस बीच में आ रहे हैं कि जैसे सिरोही सर ने भी बताया कि वो वाइंडिंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं वहां पर, नेटो के अलायंस को बोल रहे हैं आप आइए, इस पूरी दुनिया की को गुहार लगा रहे हैं कि आप आके अपने रीजन को पुलिस करिए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं अभी टाको इफेक्ट आ गया है। जहां तक बात एक यूरेनियम की थी, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। 2 दिन पहले मैं जो केंट, जो उनके नेशनल काउंटर टेररिज्म के हेड थे, उनका पॉडकास्ट सुन रही थी, जिसमें उन्होंने अपने पॉडकास्ट में साफ साफ बताया है कि ईरान का कोई भी इरादा नहीं था यूरेनियम एनरिचमेंट का। एटलीस्ट जब तक मैं था, उन्होंने बताया, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले वो वहां पर थे, तो उन्होंने बोला कि ईरान काफी कुछ रेडी था डायल डाउन करने के लिए और उसके पास न्यूक्लियर एनरिचमेंट इतना ज्यादा नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं जो वॉर शुरू हुई है ये इजराइल के कहने पर हुई है। सबसे पहले तो रितु जी, ये वाला पॉइंट जब से आया है, पॉडकास्ट रिलीज हुआ है, तब हमने देखा कि सीआईए के
जो हेड है वो जाके एक ऑफिशियल ब्रीफिंग देते हैं कि उनके पास 400 केजी है। फिर हम देखते हैं कि पेंटागन में 200 बिलियन डॉलर उन्होंने वॉर के लिए मांगे हैं, अपने आर्सेनल्स के लिए मांगे हैं। 200 बिलियन डॉलर अभी यूएस कांग्रेस में प्रस्तुत किया है पेंटागन ने। यूएस कांग्रेस एग्री नहीं कर रही है, अभी कल पर परसों का अपने ही देश के हाईलाइट भीतर है। भी तो अलग थलग पड़ गए हैं मलिका जी, सवाल तो यही है ना। अब कांग्रेस के अंदर खाने से हम देख रहे हैं सवाल उठ रहे हैं। अब एक शख्स इस्तीफा दे चुके हैं, वो भी हमने देखा। जो कहा गया पहले बहुत हिमायती बनते थे उनके, डोनाल्ड ट्रंप, उनको लेकर तमाम बयानबाजी देते थे, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने रिजाइन किया, इस्तीफा दिया, तो कहा कि वो कमजोर पड़ गए, उनकी पकड़ कमजोर है। बिल्कुल रितु जी, जब वो अपनी कन्वीनियंस से किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को जो खुद के अपॉइंटेड होते हैं उन्हीं पर सवाल उठाने लग जाते हैं। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट में भी हमने देखा कि जो टैरिफ वाला इशू था, टैरिफ में जो उन्हीं के अपॉइंटेड जज थे, उन्होंने उनके फेवर में नहीं दिया तो उन्होंने उनके लिए उनको देशद्रोही बोलना शुरू कर दिया। तो ये तो माय वे और हाईवे वाली जो स्थिति है वो तो ट्रम्प की हमेशा से रही है। बट रितु जी, कमिंग बैक टू दिस, देखिए जो आपने एक अभी देखा कि कतर में रास लफा में कल अटैक हुआ है, तो उसके सीईओ का मैं बयान सुन रही थी। उन्होंने बोला कि 17% डैमेज हो गया है इरानियन मिसाइल और ड्रोन से। जो उनका गैस रिफाइनरी है, जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट गैस रिफाइनरी है, वो 17% आज के टाइम में डैमेज हो चुकी है। उन्होंने ये भी बोला कि इसको वापस फंक्शन करने में 3 से 5 साल लग सकते हैं। वेरएज कल मैं ट्विटर में देख रही थी कि साउथ पार्स की, जिसको परसों अटैक किया था इसराइल ने, जो ईरानियन रिफाइनरी है, उसकी मैं फोटो देख रही थी। उस ईरानियन आईआरजीसी ने उसकी फोटो डाली है और बोला है कि हाँ कुछ कुछ डैमेज हुआ है, बट देखिए ये परफेक्टली फाइन है और बढ़िया तरीके से चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक वो रेड लाइन क्रॉस हो रही है रितु जी इस पूरे इवेंट में, वो कहीं ना कहीं जो बार बार उकसाया जा रहा है ईरान को, तो ईरान भी रिटेलिएट कर रहा है। फिर बात आती है, आप देखिए जो इसे उकसाना अदृश्य ले रही हैं, विमान, लेकिन मैं इसे इस कड़ी से ले रही हूँ मलिका जी कि वो उनकी मजबूरी भी हो गया। वक्त की डिमांड यही है कि जवाब दे, वरना या तो घुटने टेक दें या सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर आगे बढ़ जाएं। साहिर सर, आप इस पर जरा हाईलाइट कीजिएगा। आज 22वां दिन है और 22वें दिन हम देख रहे हैं 22 दिनों तक अलग अलग अगर हम देखें तो हर दिन एक हमने नई कड़ी को देखा है, हर दिन एक नए पिक्चर को देखा है जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हो रहा। हमने ये भी देखा बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बयान सामने आए, वो मर गए हैं, जिंदा हैं। मुस्तफा खामनेई को लेकर भी देखा कि वो सुप्रीम लीडर बनाए जाएंगे नहीं जाएंगे, ये चर्चा थी। उसके बाद बनाए गए, फिर कहाँ गायब हो गए, जिंदा है नहीं है। ये तमाम कड़ियाँ, ये एक तरह से लग रहा है मूवी चल रही है और एक डोनाल्ड ट्रंप नामक खलनायक जो है वो लगातार इस तरीके से हमले करवा रहे, प्लान करवा रहे, अपने फेवर में चीजें करवा रहे पूरी दुनिया से। एम आई करेक्ट? पार्टली रितु, डोनाल्ड ट्रंप ने एक चीज सीख ली है अपने डोनाल्ड ट्रंप 2 में, हाँ। कि मीडिया को कुछ भी ऐसा नहीं बताना है जिससे वो उससे एनालिसिस करके और आगे की उनकी सोच को पकड़ पाए। Right. और ये उसने पहली बार कल बोला है व्हाइल टॉकिंग। वो एक शिप से, एक एयरक्राफ्ट से दूसरे हेलीकॉप्टर में जाते समय उसको मीडिया ने रोका था, तो उसने पहली बार बोला कि आई मे हैव अ प्लान, आई मे नॉट हैव अ प्लान, बट व्हाई वुड आई डिस्कस दैट विद द रिपोर्टर। और he added कि मार्को रूबियो will get upset about it and he will tell me to go। मतलब वो उनके पूरे कैबिनेट का सबसे सेन बंदा मार्को रूबियो जो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, who talks sensibly, who has a vision, has a depth of knowledge। Right. बाकी ये एफबीआई का चीफ और डीएनआई की हेड और सीआईए का, ये सब ट्रम्प के लगाए हुए पिट्ठू है जिनके पास कोई डेप्थ ऑफ नॉलेज नहीं है। Right. तो ट्रम्प के बयानात एग्जैक्टली जो आईआरजीसी और प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कह रहे हैं उस तरह से हैं, जाकि मीडिया कुछ भी एनालिस्ट कुछ भी मिलिट्री स्टडी करने वाले लोग कुछ भी ये ना पकड़ पाए कि एग्जैक्टली, एंड ही इज राइट कि व्हाई वुड समबडी टेल यू द टैक्टिक्स कि वो इस वॉर में अगला क्या करने वाले। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज पे ही एआई रिलेटेड वॉर्स होते हैं। तो दैट इज वन थिंग। जो दो मेजर चीजें रितु हमको अभी कैप्चर करनी चाहिए वो ये है कि कल रात को आई एम टोल्ड थ्रू ओपन सोर्सेज कि डिएगो गार्सिया के ऊपर ईरान ने हमला किया। यूके का जो आइलैंड है, ये पोस्ट भी है खबर सर, पोस्ट जी जी, तो डिएगो गार्सिया पे इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल को मारना एक एब्सोल्युटली नया चैप्टर ऐड किया ईरान ने। हमने सोचा था कि वो शॉर्ट रेंज मिसाइल से ही इस सारे गेम को खत्म कर देंगे, बट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को डिएगो गार्सिया के ऊपर, जो यूके और यूएसए का बहुत मेजर मिलिट्री बेस है, जिसको यूके ने ब्लैक एंड व्हाइट में यूएसए को मना किया कि वी विल नॉट लेट यू यूज डिएगो गार्सिया बेस फॉर अटैकिंग ईरान, अभी 12-13 दिन पहले, और उस पे ईरान हमला कर रहा है। क्या ये इतनी दूरी पर एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दाग देना और
क्या वो टारगेट को हिट भी करवा पाया होगा? नहीं, दोनों मिसाइल्स एक ऑटोमेटिकली कोलैप्स कर गया, कहीं गिर गया रास्ते में, और दूसरे वाले को इन्होंने इंटरसेप्ट किया है। तो दोनों पे कितने वॉरहेड्स थे उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। दोनों में से कोई भी मिसाइल डिएगो गार्सिया को टच नहीं कर पाया। जी। बट मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल टैक्टिकल बैटलफील्ड में यूज नहीं होती हैं। वो Okay. थिएटर टाइप ऑफ लड़ाइयां, जो स्ट्रेटेजिक हिट करना होता है कि हम इस कंट्री को ये नहीं करने देंगे, जो युद्ध होते हैं आमने सामने के टैक्टिकल, उसमें इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल नहीं, वो एक मैसेज सेंडिंग मिसाइल्स होती हैं। इसका एक थिएट्रिकल रोल बहुत, मतलब ये काफी डीप एनालिसिस मिलिट्री बेस्ड है। बट ये नया चैप्टर खोला ईरान ने ऋतु, ठीक है जिसका सिरोही मतलब सर, सिरोही जी। सर, एक बार इसी पर आप हाईलाइट कीजिएगा। ये भूकंप था, परमाणु परीक्षण था, ये दोनों ही पिक्चर अगर देखा जाए वाइस वर्सा, अगर हम देखें, एक पक्ष जो कह रहा है कि नहीं ये भूकंप ही था, प्राकृतिक था, और दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि हो सकता है कि इस कगार पर युद्ध, इस कगार पर ये संघर्ष पहुंच गया है कि ईरान को मजबूरी ये करना पड़ रहा हो। और एनरिच तो पहले से यूरेनियम है वहां पर 60%, जो कि सीआईए के डायरेक्टर कह रहे हैं। रितु जी, वो 60% है जरूर, लेकिन इस चीज की कोई सीआईए के डायरेक्टर ये नहीं कहा है कि वो जो है एनरिस्ट हो चुका है और उसके न्यूक्लियर वेपन्स बन चुके हैं। वो सिर्फ ये आशंका जता रहे हैं कि वो 60% है, 60% को 90% करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। राइट। नंबर 1, तो हमको ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि वो जो है परमाणु बम उसके पास ऑलरेडी है। नंबर दूसरा, जो ये अर्थक्वेक आ रहे हैं, कोई ये पहली दफा अर्थक्वेक नहीं आया है। आप देखिए सदर्न ईरान में टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो शिफ्ट होती रहती, जिसकी वजह से ये 4.2 4.3 के अर्थक्वेक आते रहते हैं, और अभी भी थोड़े दिन पहले भी आए थे। तो ये मुझे नहीं लगता कि हमको, जैसे ग्रुप कैप्टन साहब ने कहा है, कि मुझे नहीं लगता हमको ये जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं इनको कोई न्यूक्लियर टेस्टिंग की वो जो हमको जोड़ना चाहिए, क्योंकि लड़ाई चल रही है इसलिए हम उसको जोड़ रहे हैं। अदरवाइज ये तो जब लड़ाई नहीं हो रही थी आज से 6 महीने पहले, तब भी आ रहे थे। तो ये जो है इसको हमको बिल्कुल नकार कर देना चाहिए। एज ऑफ नाउ ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं पर है। ये तो होता आया है ना मल्लिका पांडे जी, ये तो होता आया है। जंग शुरू हुई थी उसी के 2-3 दिन बाद ही हमने देखा था यूएस में भी भूकंप आया था, वहां पर भी यही जताई जा रही थी आशंका। हाँ सिरोही से पहले कंप्लीट कीजिएगा। हाँ देखिए, अगर अमेरिका को ये पता होता कि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो ना तो अमेरिका जो है हमला करता ईरान के ऊपर, ना इजराइल हमला करता। और जिस दिन ईरान के ऊपर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए, आप देखना कोई भी उसके ऊपर हमला नहीं करेगा। और अब मैं बता रहा हूं, अब तक उनका प्लान नहीं था, लेकिन आने वाले समय में उनको पता लग गया है कि क्योंकि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है उनका, अगर उनको मिडिल ईस्ट में सरवाइव करना है तो उनको अपने जो है न्यूक्लियर वेपन बनाने पड़ेंगे, और वो बनाएगा। ठीक है मल्लिका पांडे जी, ये बताइएगा, एक और आया था ना भूकंप अमेरिका में ही, जब जिक्र किया जा रहा था कि वो भी परमाणु परीक्षण जैसा ही है, परमाणु परीक्षण टेस्ट जैसा ही है। अब ईरान के लिए ये दोनों ही तरफ से हो रहा है। बिल्कुल रितु जी, ये तो हर तरफ से ही होता है, बट कोई देखिए जब तक नेशनल इंटरेस्ट में है, ये बहुत एक अनोखी चीज है जब अमेरिका अलाउ कर देता है पाकिस्तान को परमाणु हथियार रखने की और ईरान को मना कर देता है। तो देखिए ये जो चॉइस ऑफ फ्रेंड्स हैं ये अलग अलग होते जाते हैं। अमेरिका जो अपना करे वो ठीक है, बट दूसरा करे तो एक मतलब वो आंखें उठाने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं एक और इसमें एक और चीज हुई है रितु जी, आज हम 21वें दिन में हैं, तो जो अमेरिका एक गारंटर ऑफ पीस, 22वां दिन, तो जो एक अमेरिका गारंटर ऑफ पीस बनता था, आप देखिए ना पूरे वेस्ट एशिया को उसने एक सेफ हेवन, सेफ प्लेस, आप देखिए इतने भारतीय हमारे भाई बहन यूएई, गल्फ, जितने भी खाड़ी के देश हैं उसमें सेटल रहे हैं, और सबको क्या एक टैक्स फ्री कंट्री, एक फाइनेंशियल हब जिसमें 250 से ऊपर फाइनेंशियल कंपनीज वहां पर हैं, तो एक गारंटर ऑफ सेफ्टी थे ये सब। तो ये जो छवि थी अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये घटती जा रही है। गारंटर ऑफ पीस अमेरिका, कियोस मेकर ज्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। कियोस जो है मिडिल ईस्ट में हम देख ही रहे हैं, और तमाम चीज़ों को लेकर, रूस यूक्रेन की स्थिति हो, नॉर्थ कोरिया को लेकर के हो, या वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, क्यूबा, इन तमाम पिक्चर्स को देखें तो पीस मेकर कहीं ना कहीं वो चेंज हो चुका है टर्म। अब ये कियोस मेकर ज़रूर कहे जा सकते हैं। साहिल सर, एक बात ज़रा बताइएगा, ये जो सीआईए के डायरेक्टर कह रहे हैं उनकी बात को कितनी गंभीरता के साथ लेना चाहिए, लेना भी चाहिए या नहीं, ये दूसरा धड़ा है?
0%. CIA is the biggest fake intelligence agencies in the world. एक समय था 15-20 साल पहले जब इनके पास इलेक्ट्रॉनिक शक्तियां ऐसी थी कि बाकी देशों के पास नहीं थी, तो इनको मोबिलिटी, मूवमेंट्स, अंडर द अर्थ होने वाली चीजों का पहले से पता चल जाता था, मेजर मूवमेंट्स. अदरवाइज CIA के पास 10% भी वो पेनिट्रेशन नहीं है ईरान में जो मुसाद की है. इनकी टोटल इमेजिनेटिव रिपोर्ट्स आती हैं बाद में. जब ये 20 साल बाद इन्होंने अभी कुछ वर्षों पहले डीक्लासिफाई करने का स्पीड बढ़ाया है, अपने रिपोर्ट्स को डीक्लासिफाई, अमेरिकन प्रेशर में, सीनेट के प्रेशर में, कांग्रेस के प्रेशर में, कि CIA की कुछ रिपोर्ट्स को डीक्लासिफाई किया जाए आफ्टर दे आर नो मोर अ सिक्योरिटी कंसर्न. और उस डीक्लासिफिकेशन के रिपोर्ट्स को ऋतु पढ़ोगे तो ज्यादातर रिपोर्ट्स में इन्होंने लिखा है कि हमारी इनपुट्स गलत थी, हमारी इंफॉर्मेशन गलत थे क्योंकि सोर्सेज हमारे ठीक नहीं थे. और उसके बाद इन्होंने उसको बीच में दबा दिया. तो जो मैं शुरू में जिक्र कर रहा था 30 सेकंड्स कि पूरे इराक को इन्होंने खोज मारा कि WMD जो CIA ने कंफर्म किया था, कांग्रेस को बोला था कि वहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, केमिकल वॉरफेयर, न्यूक्लियर वॉरहेड मिलेंगे. एक पत्ता नहीं मिला. 27 कंट्रीज ने 3 महीने तक खोद मारा. उसके बाद जब उन्होंने फाइनल रिपोर्ट सबमिट की कि देयर वाज नथिंग फाउंड, उसको अमेरिका ने यूनिलैटरली क्रश कर दिया. अब इस बीच में बेंजामिन नेतन्याहू कहाँ जाएंगे? उनके लिए जगह कहाँ है? He is getting more than what he wanted. उनको ईरान को जितना पीछे ढकेलना था और उनको लेबनान में जो बैलेंसिंग करनी थी हिजबुल्लाह की, उससे ज्यादा कर चुके हैं. He must be the happiest person on earth today. क्योंकि ईरान की जितनी मिलिट्री पावर्स को उन्होंने डिग्रेड किया है, जो उनका प्राइमरी एम था, उससे ज्यादा अचीव कर चुके हैं ऋतु. यानी कि जो मंसूबे थे वो कहीं ना कहीं 90% तो अभी तक सफल हो चुके हैं. आगे 10% बचे हैं. वो ईरान में हम देख रहे हैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी आ सकता है या ईरान खुद को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके की नीति अभी ईरान की है वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ कहा जाए तो रिटेलिएट कर रहे हैं. रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर कोई स्टैंड अभी तक नजर नहीं आ रहा है. बहुत शुक्रिया, आप सभी हमारे साथ कनेक्ट हुए और अपना कीमती वक्त देने के साथ अपनी राय यहाँ पर रखी. फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही. रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है. इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है. इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव.